तो चलिए इसी खेल के मैदान में रहते हैं और बुलाते हैं पद्म भूषण श्री देवेंद्र झझारिया जी को। इनके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इनकी कहानी, इनका संघर्ष आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, तो शायद आप अपने मन को झकझोर नहीं पाएंगे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये कहानी सच्ची है, एक हीरो की, एक चैंपियन की। जिंदगी ने इनके साथ अजीब खेल खेला। जी हाँ, जिंदगी ने इनके साथ अजीब खेल खेला। महज 8 साल की छोटी सी उम्र में एक हाथ खोया और न जाने कितना मानसिक तनाव झेला। पर इन्होंने ठान लिया कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, खेल के मैदान में भाला फेंक रिकॉर्ड बना डालूंगा। इनके जज्बे, इनके हौसले को सलाम, क्योंकि पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने किया देश के नाम। कहते हैं कि जज्बे और हौसले की कहानी यहां खत्म नहीं होती, और मैदान में जब आपको चोट लगी होती है तो आप रुकते नहीं, भागते हो, क्योंकि उस समय सिर्फ आपको एक चीज दिख रही होती है। जब आपके देश के नाम गोल्ड मेडल आता है तो आपका तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है। आपके राष्ट्रगान पर पूरी दुनिया, वहां मौजूद हर शख्स खड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है वो पल जो खिलाड़ी जीता है वही ये जानता है कि उस पल की अहमियत क्या है। आइए इन तमाम पलों की अहमियत को उन्हीं से जाने जिन्होंने इसे जिया है, उसी संघर्ष की कहानी को उन्हीं से सुने जिनकी ये कहानी हम सब के लिए प्रेरणा है। सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज लोकसभा के सचिवालय में जितने भी हमारे साथी हैं उनको और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और कहीं न कहीं उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचेगी जिन्होंने ज़िंदगी में कहीं हार मान रखी है तो वो फिर से उठें और जीतेंगे। सबसे पहले तो लाइफ के बारे में कहूँ तो मेरी ज़िंदगी का संघर्ष उस समय शुरू हो गया था जब 8 साल की उम्र में मुझे करंट लग गया था, और इतना ज़बरदस्त करंट लगा मुझे कि बचना मुश्किल हो गया था मेरी लाइफ में। फिर मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा, बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला। आज भी मुझे याद है जब डॉक्टर ने हमें छुट्टी दी कि अब ठीक हो गया, तो मेरे पिताजी को उन्होंने कहा कि ये आपका जो बेटा ये ज़िंदगी में शारीरिक तौर पे कभी मजबूत नहीं होगा ये। और वो मैं शब्द सुन रहा था, और उन शब्दों को आज लगभग 32-33 साल हो गई, लेकिन वो शब्द मुझे वैसे के वैसे आज भी याद है। बड़ी निराशा हुई उस वक्त जब मैं गांव में आया, माहौल देखा, मैंने स्कूल में गया, मैंने माहौल देखा, तो उस वक्त जो डिफरेंटली एबल के लिए बहुत बुरा दौर था वो मैं ये कहूँगा। विशेष तौर पे मेरे लिए कोई कुछ भी बोलता था तो मैंने कहा मैं क्या करूँ अब। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक ये आया कि मुझे कमज़ोर नहीं कहलाना है, और कमज़ोर नहीं कहलाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है आप खेल में जाओ। तो मैंने खेलना शुरू किया। मैं इंटरवल में मेरी स्कूल में गया कि मैंने स्पोर्ट्स करना है, तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए कि स्पोर्ट्स क्यों करना है आपको, क्या मतलब आपको, आप एक डिफरेंटली एबल हो, आप क्लासरूम में जाइए, पढ़िए, आपका काम पढ़ने का है। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने हार नहीं मानी उस टाइम में। और मैंने मेरी मम्मी को पूछा, पापा को पूछा कि मुझे मैंने गेम करना है, तो मेरे को मम्मी पापा ने दोनों ने कहा बिल्कुल आपको खेलना चाहिए, खेलिए आप। वहाँ से एक छोटा सा हौसला मिला, और मैंने सोचा मैं जेवलिन थ्रो करूँगा। तो मेरे घर पे कोई, और ऐसा तो था नहीं कि मैं जेवलिन मिल जाए, तो मैंने लकड़ी का एक भाला बनाया और उससे ट्रेनिंग शुरू की।
आज भी याद है 95-96 में मैं 10वीं कक्षा में जब पहली बार डिस्ट्रिक्ट खेलने गया सामान्य बच्चों के साथ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट का जब चैंपियन बना तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ओलंपिक मेडल जीत लिया है। और कहीं न कहीं मुझे इतनी खुशी मिली, सच बताऊं ओलंपिक मेडल जीतने पर भी नहीं मिली मुझे इतनी खुशी, क्योंकि वो दौर मेरे लिए इतना मुश्किल था कि अब मुझे कोई कमज़ोर नहीं कहेगा। और एक स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम भी हुआ। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ग्रास रूट की बात जब तक हम अपनी शेयर नहीं करेंगे तो शायद रिजल्ट नहीं निकल के आएंगे और आने वाली पीढ़ी हमें समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जो बच्चा आज ग्रास रूट पे कोई संघर्ष कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरी स्टोरी सुनेगा, देखेगा तो शायद उनको प्रेरणा मिलेगी। तो वहाँ से एक छोटी सी शुरुआत की मैंने। कॉलेज लेवल पे जब मैं खेलने जाता था तो एक बार मुझे आज भी याद है जब मुझे ये कहा गया कि राजस्थान में सिफारिशें बहुत चलती हैं, और मेरे कोच को बोला, एक पंजाब के कोच ने, कि कम से कम 2 हाथ वाले बच्चे तो लेके आ जाते हैं आप। तो मेरे लिए, मैं सुन रहा था वो बात, हालांकि सबको ये बात बुरी लगेगी लेकिन मेरे को आदत पड़ गई थी थोड़ी सी। और मुझे आज भी याद है उस नेशनल टूर्नामेंट में मैंने मेडल जीता 2 हाथ वालों के सामने। तो वही कोचेज आए, उन्होंने कहा भी माफ़ कर देना बेटे, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमने कहा भी एक हाथ का लड़का क्या जेवलिन फेंकेगा। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ चुकी है इस बात की, आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं है। तो उस टाइम का वो दौर था जब फिर मुझे पता चला कि पैरा गेम भी होते हैं, पैरा स्पोर्ट्स भी होता है, थोड़ा थोड़ा मुझे पता चला। तो मैं 2002 में पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गया और मैं बड़ा किस्मत वाला था, पहले ही टूर्नामेंट में पैरा एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल से शुरुआत की और देश के लिए 2002 में पहला गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2003 में मैं ब्रिटिश ओपन में खेलने गया और वहाँ पे गोल्ड मेडल ही नहीं, मैंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। वहाँ एक मेरे को ऑफर मिला छोटा सा कि आप यूके से खेलो, आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, आपको ग्रीन कार्ड दे रहे हैं। और मुझे याद है आज भी, मैंने बड़ी सहजता से वो ऑफर ठुकरा दिया था कि खेलना है तो मुझे मेरे देश से ही खेलना है। तो मैंने फिर मना किया उनको, मैंने कहा नहीं मैं इंडिया से खेलूंगा। तो उन्होंने कहा इंडिया में क्या फैसिलिटी है आपके, हमारी इतनी फैसिलिटियाँ ये हैं। मैंने कहा मेरे देश में एक दिन वो फैसिलिटियाँ भी जरूर होगी, मुझे उम्मीद है, यदि मैं मेहनत करूँगा तो। तो फिर 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में मुझे जाना था, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरे सामने एक बहुत कठिन समस्या आ गई थी कि मुझे भारत सरकार से एक पैसा भी नहीं मिला और 1 लाख रुपए मुझे भराने थे उस टाइम। तो मेरे पिताजी किसान, वो कहाँ से लाए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके वो मैनेज किए और 1 लाख रुपए मैंने जमा कराने के बाद में, क्योंकि वो टिकटों के पैसे लगे, कुछ किट के पैसे लगे, इस टाइप से, और मैंने उसमें एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। आज भी मुझे याद है जब उस टाइम में गया था तो मेरे साथ कोच तो जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे तो खुद के पैसे जमा कराने के लिए नहीं थे मेरे पास, कोच कहाँ से जाएगा। तो मेरे जो फाइट में थे, मेन कंपटीटर थे, वो चाइनीज थे। तो मैंने मेरे साथ गए हुए थे, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई चाइनीज एथलीट है, इसके साथ ये 3 और कौन है। तो उन्होंने बताया कि देवेंद्र एक इसका फिजियो है, एक इसका ट्रेनर है और एक इसका कोच है। तो मैंने कहा ऐसे फिजियो ट्रेनर ये भी मिलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बोल बिल्कुल इनको ये सुविधाएं हैं। तो उसके बाद जैसे मैं 2004 के बाद 2006 में एशियन पैरा गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद लगातार मैं मेडल जीतता रहा। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने अलग अलग दौर देखे। मुझे आज भी याद है जब मैं 2016 में
ट्रेनिंग कर रहा था रियो पैरा ओलंपिक खेलों की, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि ये लोग विकलांग नहीं, ये लोग दिव्यांग हैं। आज भी मुझे याद है वो शब्द उनके। और उस दिन मुझे एक महसूस हुआ कि रियली निःशक्त जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए मुझे उम्मीद बंधी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम करेंगे हमारे लिए। तो काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, मेरे दिव्यांगजन थे, फ्रेंड थे जो। लेकिन 16 में जब मैं रियो पैरालंपिक में खेलने गया और फिर मैंने 12 साल पुराना जो मेरे नाम एथेंस पैरालंपिक में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वही 12 साल बाद में 2016 में रियो पैरालंपिक में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और गोल्ड मेडल भी जीता। तब एक हमारा बहुत शानदार इंडिया में आने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत भी किया। और आपने सुना होगा मन की बात में भी उन्होंने चर्चाएं की। तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद कहा कि भाई देवेंद्र ने 12 साल बाद में फिर से मेडल जीता है, बहुत बड़ी बात है, शरीर की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। उन्होंने बड़ा विस्तार में बताया। और वहाँ उन्होंने एक बात कही कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मैं 16 में जब मिला उनसे तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको किसी भी प्रकार की। तो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा सर ऐसा एक हॉस्टल खोला जाए पैरा खिलाड़ियों के लिए, ताकि वो सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के लिए हो, एक्सेसिबल हो उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खोला जाएगा। आप कहाँ ट्रेनिंग करते हो? मैंने कहा मैं गांधीनगर गुजरात में ट्रेनिंग करता हूँ। तो गांधीनगर गुजरात में वो हॉस्टल खोल दिया और वहाँ बच्चे अब जीत रहे हैं, मेडल ले रहे हैं। ये बड़ी बात थी हमारे लिए। जब टोक्यो में इतना चल रहा था ओलंपिक होगा या नहीं होगा, हमारे प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, उस कोविड दौर को भी मैं नहीं भूल सकता, जहाँ पे मैं 5 महीने एक कैंपस के अंदर रहा, बाहर नहीं निकल पाया, ट्रेनिंग की टोक्यो पैरालंपिक खेलों की। और खिलाड़ियों ने भी हमारे ओलंपिक की तैयारी की। तैयारी का पूरा खर्चा भारत सरकार उठा रही थी, हमें हौसले दे रहे थे बार बार, गेम होंगे जरूर होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कैंसिल होंगे टोक्यो जाने से पहले हमसे बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हौसला दिया। मेडल जीतने के बाद जब मैंने सिल्वर मेडल जीता तो मैंने देश के लिए तीसरा मेडल जीता ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों में। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो उपलब्धि थी, लेकिन मेरे से बड़ी कहीं ना कहीं देश के लिए भी थी। उसके बाद जब मैं टोक्यो में जा रहा था और टोक्यो में सोच रहा था कि आज मेरे साथ कौन कौन है, तो मैं टोक्यो जब गया तो मेरे साथ मेरा कोच भी था पर्सनल, मेरे साथ मेरा पर्सनल ट्रेनर भी था और मेरे साथ मेरा फिजियो भी था। तब मैंने महसूस किया कि रियली देखा जाए तो यही बदलता हुआ भारत है, यही मेरा नया भारत है। टोक्यो से हम मेडल जीत के वापस आए, आप सभी लोगों ने देखा, उन्होंने बहुत शानदार स्वागत किया। और इस देश ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। अर्जुन पुरस्कार मुझे 2005 में मिला, पद्मश्री 2012 में मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पहली बार डिफरेंटली एबल को पहली बार भारत सरकार ने मुझे दिया। तो मेरा सौभाग्य है ये कि कहीं न कहीं डिफरेंटली एबल लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। और 2022 में जब मुझे पद्म भूषण दिया गया अवार्ड, तो पहली बार डिफरेंटली एबल खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया गया। आज भी मुझे याद है जब ये अवार्ड दिया गया था तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे से वो मिले इवेंट होने के बाद में, तो उन्होंने बधाई दी कि देवेंद्र आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने कहा सर नहीं, धन्यवाद आपको कि पहली बार आप डिफरेंटली एबल खिलाड़ी को इतना बड़ा मान सम्मान दे रहे हो। मैं सभी खिलाड़ियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मेरे लिए कि देवेंद्र मैं ये चाहता हूँ इस देश का दिव्यांग और युवा कभी निराश ना रहे, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो कहीं ना कहीं हमने स्पोर्ट्स में बहुत आगे काम किया है
और मैं टोक्यो की बात कहूँ तो टोक्यो ओलंपिक जो खेल थे, हमारा सबसे बड़ा दल गया और आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा हमने मेडल लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने स्पोर्ट्स में काफ़ी ग्रोथ की है। और पैरालंपिक की बात करें, उसमें तो आउटस्टैंडिंग 11 पैरालंपिक खेलों में सिर्फ हमने 12 मेडल जीते थे आज तक। और इस 12वें पैरालंपिक खेल में सिर्फ एक खेल में हमने 19 मेडल जीते। ये दर्शाता है कि सरकार ने कितना काम किया। विशेष तौर पे मैं यहाँ टॉप्स स्कीम की चर्चा करना चाहूँगा। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें योगदान है। उसमें खिलाड़ी को किस चीज़ की जरूरत है वो खुद ही कहेगा कि मेरे को इस कोच की जरूरत है, वो खुद कहेगा कि मुझे इस फिजियो की जरूरत है, और यहाँ तक वो ये कहेगा मुझे ट्रेनिंग कहाँ करनी है। वो सिर्फ एक वॉइस मैसेज भी भेज देता है तो उनको वहीं ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इससे आगे और बताऊं, वो चाहे इंडिया में ट्रेनिंग करे चाहे वो विदेश में जाके ट्रेनिंग करे, सब खर्चा भारत सरकार उठाती है। ये बहुत बड़ी बात है। इनको देखा जाए तो हमने अब आने वाला जो वक्त है, खास करके हमने खेलो इंडिया एक स्कीम है भारत सरकार की। मुझे याद है जब मैं नेशनल खेलने जाता था तो हम ट्रेन में बैठ करके जाते थे और हमें कभी सीट नहीं मिलती थी। और हम बेंगलोर जाते थे, राजस्थान से तमिलनाडु जाते थे, बहुत दूरी तय करते थे। आज मैं जूनियर बच्चों को देखता हूँ जो खेलो इंडिया के तहत एनसीओई में ट्रेनिंग करते हैं। उन बच्चों को फ्लाइट की टिकट मिलती है, सीधे फ्लाइट से जाते हैं वो बच्चे। ये है नया भारत, ये है बदलता हुआ भारत। खेलो इंडिया के तहत काफी काम हुआ। इसके बाद जो अभी हमारे खेलो इंडिया के तहत जो ट्रेनिंग सेंटर खुलने हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, 1000 ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं देश में। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचेगा जिसमें कि ट्रेनिंग सेंटर ना हो खेलो इंडिया की तरफ से। तो कहीं 2 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इससे फायदा ये है कि जो हिंदुस्तान में मैंने जो देखा है, ज़्यादातर जो बच्चे गेम करते हैं वो किसान के हैं, वो मजदूर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो। तो वो बच्चे बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं ले सकते थे, लेकिन आज उनको उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के साथ साथ वो मेडल जीतेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो खेलो इंडिया एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। आगे देखे जाए तो आने वाले जो समय है उसमें हमें किन चीजों की जरूरत है, हमें 2-3 पॉइंटों पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें यह है कि जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, जो शुरुआत होती है, वो प्राइमरी लेवल पे बच्चे की जो स्कूल है उसमें हमें ट्रेनिंग शुरू करवानी चाहिए। तो इसके लिए हमें प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल टीचर रखने होंगे। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बच्चे की स्किल डेवलप तभी होती है। तो उस लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कोशिश करें कि हर स्कूल में हम खेल मैदान भी दें। यदि खेल मैदान होगा और फिजिकली टीचर होगा तो बच्चे को हम 8 साल 7 साल से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, नहीं कि वो 11-12 साल पे जाके ट्रेनिंग करें, ताकि हमारे देश में जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल पे अच्छे परफॉर्मेंस दें बच्चे, और आने वाले टाइम में जो सीनियर लेवल है उसमें फिर वही बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। एक हमारे जो भी स्कूल हैं जितने भी देश में, उन स्कूलों में हमें एक स्पेशल स्पोर्ट्स बजट रखना चाहिए हमें, कि ये एक स्कूल में इतना बजट तो स्पोर्ट्स के लिए होगा ही। कई बार क्या होता है, बच्चे वहाँ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन स्कूल के पास कोई फंड ही नहीं होता ट्रेनिंग करवाने का या टीम भेजने का। तो वो चैलेंज पूरे होंगे हमारे, उसमें हम ये काम भी कर सकते हैं और ये काम जरूरी है हमारे लिए करने। बाकी आने वाला जो समय है
स्पोर्ट्स में, उसमें हमें जैसे 2024 ओलंपिक आ रहे हैं, 28 ओलंपिक आ रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि जो 24 ओलंपिक है उसमें भारत ओलंपिक और पैरालंपिक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा। और विशेष तौर पे मैं पैरालंपिक में कह सकता हूं कि हम टॉप 15 देशों में आने की कोशिश करेंगे। दुनिया के टॉप 15 देशों में आना बहुत बड़ी बात है। हम पिछले जो टोक्यो पैरालंपिक थे उसमें हम 24वें नंबर पे थे, 19 मेडल लेकर के, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हम टॉप 15 देशों में आना चाहते हैं। देवेंद्र जी, देश को आप जैसे खिलाड़ी मिलेंगे तो हम टॉप 15 नहीं, हम टॉप पे आएंगे। इसी जज्बे के साथ हम मैदान में उतरेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे खिलाड़ी हमारे देश का मान बढ़ाते हैं तो ये उम्मीद करनी गलत नहीं कि हम अपने देश को 15वें नहीं, पहले नंबर पे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छा काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे। और विशेष तौर पे आज मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं मेरी बात रख रहा हूँ और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जगह, दुनिया की, मैं कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी जगह, इस मंच के माध्यम से हम बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आने वाला, इतना कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है वो हमारा होगा। और विशेष तौर पे एक बात और कहना चाहूँगा, जो फिट इंडिया हमने लॉन्च किया था उसमें मैं भी जुड़ा हुआ था। फिट इंडिया मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम रही है भारत सरकार की, और कहीं न कहीं 8 साल से 80 साल तक का व्यक्ति उस पर जुड़ा हुआ है। फिट इंडिया से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, वीडियो शेयर करते हैं अपने ट्रेनिंग के। और फिट इंडिया जो ऐप हमने लॉन्च किया उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। जो खिलाड़ी नहीं है पर वो फिटनेस के लिए काम करते हैं, क्योंकि उस पर आप ऐप पे आप देखोगे, आप अपना वर्कआउट जो किया आपने डाउनलोड करोगे तो उससे पता चल जाएगा कि मैंने कैसा किया है, मेरा वर्कआउट ठीक है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता बढ़ी है। और मैं मान सकता हूँ लास्ट के जो 8-9 साल में जो कार्य हुए हैं स्पोर्ट्स में, विशेष तौर पे हम उस पैटर्न पे आए हैं जिस पैटर्न पे फॉरेन में ट्रेनिंग होती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आने वाला टाइम ऐसा है जब मैं एक दिन जरूर देखूंगा, मुझे उम्मीद है कि फॉरेन से लोग चल के ट्रेनिंग करने इंडिया में आएंगे, कि इंडिया बेस्ट जगह है दुनिया की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। ज़रूर आपके इन सपनों को तमाम खिलाड़ी ज़रूर साकार करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो प्रेरणा भरे शब्द आपने जो अपने जीवन की कहानी हमसे साझा की है, जितने लोगों ने सुनी है वो प्रेरित ज़रूर हुए हैं। लेकिन देश का युवा, भारत का युवा एक ही सपना रखता है कि वो अपने देश के लिए मेडल लाएगा, अपने देश का नाम, अपने देश का मान बढ़ाएगा। और आपके ये शब्द उसे ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े और मैदान में फतेह ज़रूर हासिल करे।